मई 2026 के बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है एग्जाम ओरिएंटेड बैच सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स मई 2026 ट्रिक थीम यानी 2.0 बैच। इस बैच के अंदर 110 घंटे में आपको स्टडी मेटेरियल का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे मॉड्यूल 3 हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो हमारे, और आरटीबी पीवाईक्यू जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक के, और अनलिमिटेड व्यूज, और 24/7 डाउट सपोर्ट, और 4 आपको हार्ड बुक मिलेंगी। एक ट्रिक हार्ड बुक मिलेगी जिसके अंदर हमने मॉड्यूल 3 के और कंसोलिडेशन की ट्रिक्स बना रखी हैं। एक फ्लो चार्ट बुक मिलेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, एक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी और एक मेन नोट्स की बुक मिलेगी। 2 चार्ट्स भी मिलेंगे हार्ड बुक में आपको रिवीजन के लिए, क्योंकि इस बैच में रिवीजन भी इंक्लूडेड है, वो भी हम ही कराएंगे बच्चा बाटे। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल। आज उसका पहला लेक्चर है कंसोलिडेशन, हम आपको कराने जा रहे हैं, और कंसोलिडेशन के और भी कुछ लेक्चर्स हम यूट्यूब पर ही डालेंगे। तो भाई देखिए जरा, पूरे तरीके से हमें जज कीजिए और ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम जरूर करना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा अगर आपको इस बैच की रिक्वायरमेंट है तो बच्चा पार्टी। इसी प्रकार से कंसोलिडेशन के और भी लेक्चर्स हम डालेंगे, तो हो सकता है आप लेक्चर नंबर 2 या 3 देख रहे हो अभी, ऐसा भी पॉसिबल है, उससे ज्यादा। पहले इस हम कॉन्सेप्ट कराते हैं किसी भी चैप्टर का, फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसकी ट्रिक देते हैं, फिर उस ट्रिक से हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूं चुटकियों में क्वेश्चंस होते हैं भाई, यूं चुटकियों में क्वेश्चंस। छोड़िए 300 350 घंटे का झंझट, 110 घंटे में सब कुछ वही है, पूरे डिटेल में है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, एक सिंगल लॉजिक नहीं छोड़ा। पहले लॉजिक देते हैं, फिर ट्रिक देते हैं, डायरेक्ट ट्रिक नहीं देते हैं। कंसोलिडेशन ही दे दिया मैंने आपको डेमो के लिए, क्योंकि इसी में जज कर लो तुम मुझे। ये सबसे बड़ा खतरनाक चैप्टर है, अगर ये मैंने तुम्हें उंगलियों पे यूं ही आसानी से करा दिया तुम समझ जाओगे, बाकी सब होना ही होना है। इसलिए कंसोलिडेशन आपको दिया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चा भाई, अभी शुरू होगा बस थोड़ी ही देरी में। डीएम जरूर करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाना। कोई प्राइस वगैरह का इशू लगे तो मुझे डीएम जरूर करना ऊपर, ठीक है ना? वो एडजस्ट करेंगे फिर आपस में बात करके, जो भी चल रहा होगा उसमें थोड़ा बहुत कर। और बताओ, ठीक है। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं। अभी कंसोलिडेशन देखना शुरू कीजिए आप, लेके प्रभु का नाम। 10 और भी कोई क्वेरी रह गई है बैच से रिलेटेड तो डीएम है ही, या कमेंट कर देना, सब एड्रेस करके चलता हूं। चल वीडियो को लाइक करो फटाफट, धन्यवाद। हेलो बच्चा बाइटी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्यारे बच्चों हम लोग पिछली क्लास को पहले रिवाइज कराएंगे आपको, और फिर आगे और कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। 1-2 लेक्चर्स के बाद वो ट्रिक आ जाएगी जिसका आपको बेसब्री से है इंतजार, वो आने वाली है घड़ी। ठीक है सर जी, आज की सीख से शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों बहुत ही प्लेन सीख देता हूं आज आपको, बहुत ही प्लेन, एकदम सीधी, क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रक्स सीख। नंबर 1, कोई भी वो व्यक्ति जो आपके भले की बात कह रहा है उसे ये समझकर इग्नोर मत कर देना कि मैं इसकी बात क्यों मानूं, इसके हिसाब से क्यों चलूं, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। थोड़ा अगर आप दूसरों की बात मानना सीखेंगे तो आपके खुद के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, ये जज आप कर लीजिएगा वो आपके भले के लिए कह रहा है आदमी या नहीं। सिंपल एज दैट। बड़ों की बात मानना बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। चलिए विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले लेक्चर में मैंने आपको कंसोलिडेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझाया, और कंसोलिडेशन जो होता है AS 21 के हिसाब से, जिसके 7 स्टेप्स हैं, उसमें से 2 स्टेप मैंने आपको करा दिए थे। कोई भी एक कंपनी के पास अगर किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन आ जाएगा, और होल्डिंग कंपनी अपनी इंडिविजुअल कंपनी के साथ साथ सब्सिडरी में जो उसकी हिस्सेदारी है उस डाटा को जब मर्ज करती है और सिंगल ग्रुप एज अ होल की पोजीशन निकालती है तो वो स्टेटमेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। और अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट में सब्सिडरी में जो आपकी हिस्सेदारी है उसको ऐड करके ग्रुप एज अ होल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की प्रोसेस कंसोलिडेशन कहलाती है। और कंसोलिडेशन की प्रोसेस AS 21 ने बताई है। AS 21 किसी से नहीं कहता कि तुम कंसोलिडेशन करो, वो किसी होल्डिंग, किसी सब्सिडरी कंपनी से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं कहता, पर वो कहता अगर बनाओगे तो फिर प्रोसेस वो लगेगी जो मैंने बताई है। AS 21 के हिसाब से कंसोलिडेशन करने के लिए 7 स्टेप्स हैं बच्चा पार्टी, जिसमें सबसे पहला स्टेप कल आपको सिखाया गया था कि ये कैलकुलेट कर लीजिए कि होल्डिंग के पास एक्चुअल में सब्सिडरी के कितने परसेंट शेयर है। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ जाता है 51% या उससे ज्यादा पर, तो वो तो कहीं कुछ भी हो सकता है 100 तक। तो एक्चुअल में निकाल लो कि होल्डिंग के पास सब्सिडी के कितने परसेंट शेयर है। इसका फॉर्मूला
शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग इन सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इश्यूड बाय सब्सिडरी इनटू 100। ये हो गई होल्डिंग की परसेंटेज, और जो भी बच गया उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नाम देकर के चलते हैं। फिर दूसरे स्टेप पर हमने देखा डिविडेंड का ट्रीटमेंट। कौन सा डिविडेंड? जो सब्सिडरी देती है होल्डिंग को। होल्डिंग तो सब्सिडरी को कभी डिविडेंड दे ही नहीं सकती क्योंकि वो शेयर होल्डर ही नहीं है उसकी। तो सब्सिडरी जो डिविडेंड होल्डिंग को पे करती है उसकी एंट्री सब्सिडरी के यहाँ तो एक ही होगी हर केस में, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। होल्डिंग के यहाँ कभी होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, कभी होगी बैंक टू P&L। बैंक टू इन्वेस्टमेंट कब होगी? अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को जो ये डिविडेंड दिया है वो प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ प्रॉफिट में से दिया है तो होल्डिंग के यहाँ इस डिविडेंड की एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और अगर पोस्ट में से दिया है तो बैंक टू P&L। सर क्या होता है प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट? होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने वाले दिन पहले से ही जो सब्सिडरी के पास रिजर्व ऑफ प्रॉफिट मौजूद थे उन्हें कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, और होल्डिंग द्वारा सब्सिडरी के शेयर खरीदे जाने के बाद जो रिजर्व ऑफ प्रॉफिट सब्सिडरी ने जमा किए हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। बच्चा बैठी ठीक है। जो प्री वाला मिल रहा है वो हम कहते हैं कि ये तो कॉस्ट में से ही कम हो जाएगा, ये तो लगे हाथ हमने अभी अभी इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री करी है, उतना हमें वापस मिल रहा है उसी पैसे में से, तो उसे हमें रिवर्स मार देते हैं बैंक टू इन्वेस्टमेंट। पोस्ट वाले के लिए बैंक टू P&L करते हैं, और कभी गलती हो जाए बैंक टू इन्वेस्टमेंट की बजाय गलती से एंट्री कर दो बैंक टू P&L तो क्या करोगे? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। गलती करेक्ट करने के लिए ट्रीटमेंट करो। ये कल पढ़ाया था आप लोग को, ये कल पढ़ाया था बच्चा बैठी, कल मीन्स प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। चलो ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। तो ये लो चलो हम प्यारे बच्चों मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन कर चुके हैं। और कंसोलिडेशन करने के लिए AS 21 द्वारा बताए गए जो 7 स्टेप्स हैं इनमें से पहला और दूसरा कर चुके हैं। आज तीसरे स्टेप की बारी है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन याद रखना प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है, ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको स्टेप्स के थ्रू। कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है, प्लीज रिमेंबर दिस कि क्या होता है डिविडेंड का ट्रीटमेंट, क्या कैसे, गुडविल कैपिटल रिजर्व का क्या कैसे, और ये स्टेप्स हैं। जब हम ट्रिक पे आएंगे ना तो ट्रिक एक अलग ही आयाम में ले जाएगी हमको। हाँ, ये जो नॉलेज है हमारी ये पूरे काम आएगी ट्रिक में, इसलिए दी जा रही है, वो एक अलग ही आयाम में ले जाएगी फिर ट्रिक हमको। वो ऐसे होगा फिर चुटकियों पे होगा कंसोलिडेशन, चुटकियों पे। इस नॉलेज के बिना हो नहीं सकता। गुडविल कैपिटल रिजर्व हमारा तीसरा स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, आइए प्यारे बच्चों समझना शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। सर आपने पिछली क्लास में ये पेजेस नहीं पढ़ाए। अरे इनमें कुछ नहीं यार, एक मैंने विराट कोहली की छोटी सी बैलेंस शीट बना दी, ये एक ही अनुष्का की बना दी, और इन दोनों को जोड़ के दिखा दिया, विरुष्का की बना दी कि भैया इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, दोनों को जोड़ दिया बस। और ये एक एग्जांपल दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास रिलायंस पेट्रोलियम के, रिलायंस जियो के, इंडिया विंड स्पोर्ट्स के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग है और ये तीनों सब्सिडरी हैं उसकी, तो ये भी कंसोलिडेशन करते हैं इस हिसाब से। रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले रिलायंस पेट्रोलियम के साथ, जियो के साथ, इंडिया विंड स्पोर्ट्स के साथ इकट्ठी मिला करके अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो बनाते हैं AS 21 के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। ओके सर, अब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिडरी भी हो सकती हैं, सबका डाटा मर्ज किया जाता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, लेकिन आपके सिलेबस में और आपके क्वेश्चन में एक ही होल्डिंग और एक ही सब्सिडरी होगी, एक ही मर्जिंग करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा झंझट नहीं है। ओके सर, ओके सर। और ये फिर बस यही था, ठीक है, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया था। हाँ सर जी, चलो ये हमारा पहला स्टेप है, होल्डिंग सब्सिडरीज का, कितनी होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एक्चुअल में कितने % शेयर है, फॉर्मूला मैंने कल लिखवा दिया था यहाँ पे आपको। यहाँ से आ रही है चर्चा। अब यहाँ से हमारी गुडविल और कैपिटल रिजर्व की चर्चा शुरू। ये हमारे देखो, ये जो हमारे यहाँ तक है ना, यहाँ तक यहाँ तक ये मुख्य नोट्स हैं, पेज नंबर 79 जो दिख रहा है ये मुख्य नोट्स हैं। ये फिर लर्निंग पर्पज़ के लिए, यहाँ पे जो भी है ना, ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, उनको समझने के लिए सारा। और कंसोलिडेशन में मैंने लर्निंग पर्पज़ वाला मटेरियल भी आपको नोट्स में डाल करके दे दिया, ताकि आपको कुछ अलग से लिखना ना पड़े, बस सुनो और समझ में आए, सीधी बात बस समझ में आए सीधा। ओके सर, ओके सर। ये लो प्यारे बच्चों, ये लो प्यारे बच्चों, ये कंपनी है S, ये कंपनी है H, ठीक है सर। S ने 10,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपए वाले, ठीक है सर। कंपनियां शेयर इशू करती रहती हैं सर, कंपनियों का काम है शेयर इशू करना। तो ये कंपनी है S, इसने 10,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपए के प्राइस पर, ठीक है। इसमें से जो 8,000 शेयर्स हैं वो इस कंपनी ने खरीद लिए बच्चा पार्टी,
10,000 में से 8,000 शेयर्स एच ने खरीद लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं एच बन गई होल्डिंग कंपनी? हाँ। और एस बन गई सब्सिडरी कंपनी? हाँ। हाँ, क्यों? अरे भाई 51% या उससे ज्यादा पे ही आ जाता है होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन। यहां कितने शेयर्स हैं? होल्डिंग ने खरीदे हैं 8,000 डिवाइडेड बाय सब्सिडरी ने टोटल इशू किए 10,000 इंटू 100, 80%। 80% प्यारे बच्चों, होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 80% शेयर है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके ओके, ठीक है। और बाकी 2,000 को क्या बोलेंगे? बाकी जिन लोगों के पास बाकी के 2,000 शेयर्स हैं उनको बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। ठीक है सर, हमें अभी माइनॉरिटी से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि हम गुडविल कैपिटल सर पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी अलग चर्चा है। माइनॉरिटी का रोल नहीं आता इसमें, बस लिख के फिर भी बता दिया मैंने कि बाकी के 2,000 शेयर होल्डर्स को माइनॉरिटी कहा जाएगा। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों सब्सिडरी के तो 8,000 शेयर होल्डिंग ने खरीद लिए, 2,000 माइनॉरिटी ने खरीद लिए, इसके 10,000 शेयर 10 रुपये वाले बिक गए, इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 1 लाख। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होल्डिंग इसको कहाँ दिखाएगी? होल्डिंग अपनी इसे इन्वेस्टमेंट दिखा करके चलेगी बच्चा, एसेट साइड। होल्डिंग कंपनी की जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनेगी खुद की, उस इंडिविजुअल बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी इस ट्रांजैक्शन को अपने एसेट साइड लिखेगी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर। क्यों? आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, इट मींस आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपकी। होल्डिंग इसे यहां पर इन्वेस्टमेंट में दिखा करके चलेगी। ठीक है सर। सब्सिडरी ने शेयर कैपिटल इशू किया, इसलिए वो उसे लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से दिखा करके चलेगी। ठीक है सर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो शेयर्स खरीदे होल्डिंग ने ये सब्सिडरी के, फेस वैल्यू तो 10 रुपए थी, पर परचेजिंग प्राइस 20 रुपए चल रहा था मार्केट में, और परचेजिंग तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। सब्सिडरी ने एंट्री फेस वैल्यू पे कर रखी क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है अकाउंट्स के नियम के हिसाब से, लेकिन परचेज एक्चुअल में जब आप करते हो तो भैया वो आपका क्या होता है? मार्केट प्राइस जो एक्चुअल में आप पे करते हो, जो कॉस्ट आपने पे करी। AS 13 आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट, वो भी हमें यही सिखाता है कि जब भी आप कोई चीज, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई शेयर वगैरह खरीदते हो, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो, तो उतना अमाउंट लिख करके चलना अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स में, जितना आपने पे किया है एक्चुअल में। तो भैया 20 रुपए के भाव चल रहा था, तो 8,000 शेयर्स 20 रुपए के भाव पर खरीदे, यानी 1,60,000 में, 1,60,000 रुपए में खरीदे हैं बच्चा पार्टी, 1,60,000 रुपए। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, सब्सिडरी अपनी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख रुपया लिखेगी, 1 लाख रुपया लिखेगी, क्योंकि वो फेस वैल्यू पर लिखते हैं। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू वाला अमाउंट आता है, बाकी पैसा प्रीमियम में जाएगा, जो भी 10 रुपये एक्स्ट्रा मिले। वो हम प्रीमियम का अभी चर्चा हमें करनी नहीं, इसलिए मैं इतना ही शो कर रहा हूँ आपको बस। ठीक है। और होल्डिंग अपनी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स में कितना लिखेगी? AS 13 के हिसाब से जितना उसने एक्चुअल में पे किया, 8,000 इंटू 20, 1,60,000 रुपए। ये हो गई इनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स की बात, ये हो गई इनकी अलग अलग सेपरेट बैलेंस शीट की चर्चा, इनकी सेपरेट चर्चा हो गई अलग अलग। ठीक है। अब मान लो शेयर्स का जो ये खरीदा बेची हुई थी, ये हुई थी 1 अप्रैल को, अब आ गई है 31 मार्च, साल का आखिरी दिन। इस दिन बनेगी इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन है इनके बीच में, हाँ, होल्डिंग के पास सब्सिडी का 80% शेयर है, 51% से ज्यादा। होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ गया, हाँ। ऐसे किसके हिसाब से कंसोलिडेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, इकट्ठी बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये दोनों अपनी इकट्ठी बैलेंस शीट बना रहे हैं बच्चा पार्टी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब ये अपनी इकट्ठी बैलेंस शीट में इन 2 आइटम्स को लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख, और इधर इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे एसेट साइड 8,000 इंटू 20, 1,60,000, 1,60,000। अब इन 10,000 शेयर्स में से 8,000 इंटू 10 होल्डिंग के पास है यानी 80,000, और 2,000 इंटू 10 यानी 20,000 वाले माइनॉरिटी के पास है। ये होल्डिंग के पास है, ये माइनॉरिटी के पास है। हाँ सर जी, ठीक है सर जी। सेपरेटली शो करते हैं सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में माइनॉरिटी का जो पैसा, हाँ, उसे सेपरेटली शो करते हैं, हाँ। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का ब्रेकअप लिख देंगे, 8,000 इंटू 10 होल्डिंग के पास 80,000 की कैपिटल है, और 2,000 इंटू 10 20,000 की कैपिटल माइनॉरिटी के पास। अब हम जोड़ रहे हैं ना बैलेंस शीट्स को, दोनों को जोड़ के एक बना रहे हैं। सब्सिडरी की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में कैपिटल अलग लिखी हुई थी, होल्डिंग की इंडिविजुअल बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट अलग लिखी हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक सर, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब एक ही बैलेंस शीट बनानी है,
दोनों का डाटा एक ही जगह लिखो, दोनों हो गए एक, पहले अलग अलग थे तो अलग अलग पेपर पे काम करते थे, अब एक हो गया, अब एक ही पेपर पे उनका पूरा डाटा उतरेगा, तो कैपिटल यहां गई, इन्वेस्टमेंट यहां गई। ठीक है सर, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों पता है क्या होगा, पता है क्या होगा, अब एक बहुत ही अजीब चीज हो गई है ऐसा करने से, अगर आप लोगों ने फील करी तो बहुत ही अजीब चीज हो गई है। क्या अजीब चीज हो गई है प्यारे बच्चों, ये देखो, पहले वो अलग अलग थे, सब्सिडरी अलग, होल्डिंग अलग, तो सब्सिडरी ने शेयर इशू किए, होल्डिंग ने खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे वो इंडिविजुअल बैलेंस शीट बना रहे थे, एस ने इशू किए, एच ने खरीद लिए, कोई परेशानी नहीं। कैसे दो अलग अलग एंटिटीज है, एक बेच रही है, खरीद रही है, ठीक है सर। एस जो है शेयर्स बेच रही है और एच जो है उसके शेयर्स खरीद रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो हो गई एक, अब वो एक बन गई एच एस, अलग अलग है ही नहीं। तो क्या प्यारे बच्चों कोई अपने ही आप खुद ही शेयर्स इशू करके खुद ही खरीद सकता है क्या? कोई अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या भला? कोई अपने आप में ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या भला? अब देखो, जब अलग अलग थे तो ठीक है कि भैया एच ने एस के शेयर्स खरीद लिए, एच ने इन्वेस्टमेंट कर दी एस के अंदर, एस ने अपने शेयर्स बेच दिए एच को, ठीक है चल रहा था। अब ये एक ही है, अब ये एक, जब अलग अलग बैलेंस शीट में लिखा हुआ था, एक में इक्विटी शेयर कैपिटल, एक में इन्वेस्टमेंट, तो चल रहा था कि भाई इसने शेयर इशू करे, इसने इन्वेस्ट किया उसमें, उन शेयर्स में, चल रहा था। अब हो गए एक ही, अब एक होके देखो क्या लग रहा है कि हमने ही तो शेयर्स इशू करे और हमने ही खरीद लिए, हमने ही शेयर्स इशू करे और हमने उनमें इन्वेस्टमेंट कर ली। ये अच्छा है क्या? ये ऐसा होता है क्या? कोई कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद सकते क्या? नहीं। जब अलग अलग थे तो ठीक है, अब बन रही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक हो गए भाई, अब एक हो गए। यही तो बात है, तुम्हें लग रहा होगा सर दो बैलेंस शीट को जोड़ने में क्या लगता है, इस आइटम को इस आइटम प्लस कर दो बस जुड़ गई। यही तो बारीक चीजें निकल करके आती हैं, छोटी छोटी सी। जब अलग अलग थे तो एक दूसरे में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब एक हो गए तो अपने आप में इन्वेस्टमेंट और अपने आप को शेयर इशू करना, ये बेवकूफी की बात हो गई। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली कैपिटल यहां से कट करनी पड़ेगी 80,000, ये शो नहीं करेंगे यहां पर, ये शो नहीं करेंगे यहां पर। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। एंड यहां से ये इन्वेस्टमेंट भी कट हो जाएगी, यहां से इन्वेस्टमेंट भी कट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कट हो जाएगी। लेकिन सर यहां पे 80,000 है तो इन्वेस्टमेंट को वो 80 तक ही काट पाएगा 160 में से, बचा हुआ 80 गुडविल के नाम से शो करेंगे नॉन करेंट एसेट्स, गुडविल के नाम से शो करेंगे नॉन करेंट एसेट्स में। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो प्यारे बच्चों, ये जो माइनॉरिटी तो बाहर वाला है, माइनॉरिटी तो कोई और है, उसकी शेयर कैपिटल शो रहने दो। एच और एस से अलग है माइनॉरिटी, तो एच एस के शेयर माइनॉरिटी ने खरीद लिए, एक पार्टी सेलर है एक पार्टी बायर है, तो माइनॉरिटी शो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्विटी शेयर कैपिटल में 80,000 कट जाएगी, केवल माइनॉरिटी वाली 20,000 शो होगी बच्चा पार्टी, केवल माइनॉरिटी वाली 20,000 शो होगी। और जो 80,000 हमने यहाँ कैपिटल से काटा है, होल्डिंग ने जो सब्सिडरी के शेयर खरीद रखे हैं, वही 80,000 दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में से भी काट दो, क्योंकि कोई अपने आप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो सर ये जो बच गया इन्वेस्टमेंट का 80,000, ये गुडविल के नाम से शो करेंगे, इसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में गुडविल के नाम से शो करेंगे। अभी मैं टी शेप की बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, हम शेड्यूल 3 वाली ही बनाएंगे प्रैक्टिस करते टाइम, ये समझने में आसान रहती है। इसलिए सर अब इसे थोड़ा लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझाओ। आपने शो तो कर दी, प्रेजेंटेशन भी बता दी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली बताओ। ध्यान देना बच्चा पार्टी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाता है? होल्डिंग कंपनी अपने यहां। होल्डिंग ने 8,000 शेयर्स खरीदे, हाँ सर कितने रुपए में? सर 20 रुपए के रेट के हिसाब से 1,60,000 में। होल्डिंग ने 8,000 इंटू 20 1,60,000 का खर्चा किया, और बदले में उसे जो शेयर्स मिले वो कितने के? वो केवल 80,000 रुपए के शेयर्स है सर, उनकी फेस वैल्यू केवल 80,000 है। प्रीमियम जो है वो सब्सिडरी का है, होल्डिंग का थोड़ी है। सब्सिडरी ने ज्यादा चार्ज किया, 10 का 20 चार्ज किया, वो उसका फायदा है, सब्सिडरी होल्डिंग का फायदा थोड़ी है। होल्डिंग को तो 10 का शेयर 20 में पड़ा है, होल्डिंग को 10 का शेयर 20 में पड़ा है। ओहो हो, तो मैं कह सकता हूं 80,000 एक्स्ट्रा पे किया है होल्डिंग ने, बोले यस नो? हाँ सर, हाँ सर। पेमेंट करी है 1,60,000, पेमेंट करी है 1,60,000, और बदले में जो शेयर्स मिले उनकी वैल्यू है केवल 80,000, तो 80,000 एक्स्ट्रा पे किया है। क्यों पे किया भाई एक्स्ट्रा? क्यों पे किया एक्स्ट्रा? प्यारे बच्चों, होल्डिंग को जरूर सब्सिडरी के शेयर्स में भविष्य नजर आ रहा होगा, तभी आज 80,000 के शेयर्स का डबल पैसा 1,60,000 होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया है। होल्डिंग को दिख रहा होगा सब्सिडरी के शेयर्स का भविष्य अच्छा है, प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड तगड़ा मिलेगा, कैपिटल गेन तगड़ा होगा, कैपिटल गेन तगड़ा होगा। और मुझे नहीं पता आपके टीचर ने 11th में 12th में फाउंडेशन में गुडविल की क्या परिभाषा आपको बताई है, पर गुडविल की एक ही परिभाषा होती है,
एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप कर रहे हो बदले में एक्स्ट्रा कुछ पाने के लिए, उसे गुडविल कहते हैं। ये लिख लेना डेफिनेशन पूरे एडवांस अकाउंट्स के लिए, पूरे अकाउंट्स के लिए, यदा तदा सर्वदा। गुडविल मींस एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर पेइंग अगेंस्ट इनहेरेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड। ये चीज है 80,000 की, लेकिन दे रहे हो आप इसके 160, 80 एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्यों? बदले में इस चीज से, इन शेयर से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी होगा, फ्यूचर में इनका दाम बढ़ेगा, डिविडेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। आज ज्यादा दे रहे हो कल ज्यादा पाने के लिए, आज कीमत से ज्यादा चुका रहे हो कल ज्यादा पाने के लिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आज आप चुका रहे हो कल को ज्यादा पाने के लिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ही गुडविल है। जो आज आप बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो कल कौन से एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए, रैंक लाने के लिए, वही आपकी गुडविल है, वही एक्स्ट्रा आवर्स आपकी गुडविल है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। वो 12th क्लास में होता था एडमिशन का चैप्टर, ए और बी दो पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, सी गुडविल ला रहा है, वहां पे आपको बताया जाता है गुडविल मतलब रेपुटेशन, इज्जत, ए और बी की इज्जत है, इज्जत के बदले सी ए और बी को पैसा दे रहा है। इज्जत की कोई वैल्यू हो सकती है? इज्जत को हम रुपीज में कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी कितनी इज्जत है। तुम अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, बताना कितने रुपए की इज्जत करते हो? सर ये कोई सवाल है? अनमोल है उनकी इज्जत। बस तो मैं वही तो कह रहा हूं, इज्जत रुपीज में कैलकुलेट नहीं हो सकती। ए और बी सी से गुडविल पता क्यों लेते हैं? सी ए और बी को एक्स्ट्रा गुडविल देता है। सी जब आता है, नया पार्टनर जब आता है, वो कैपिटल पूंजी तो देता ही देता है, पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो लगाता ही लगाता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैसे और देता है कैपिटल से भी अलग। क्यों? क्योंकि वो ए और बी के साथ जुड़ रहा है, एक रनिंग फर्म में जुड़ रहा है। ए और बी के क्लाइंट्स उसके क्लाइंट्स बनेंगे, ए और बी का फायदा उसका फायदा होगा। तो वो एक ऐसी फर्म में पार्टनर बन रहा है जिसके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। वो कई नई फर्म खोलेगा तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक ऐसी फर्म में जुड़ रहा है जो ऑलरेडी रनिंग है, जिसके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, इसलिए वो एक्स्ट्रा दे रहा है ताकि क्लाइंट से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उसे मिले। जीरो फर्म के मुकाबले रनिंग फर्म में जुड़ रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा पे कर रहा है, एक्स्ट्रा पे कर रहा है एक्स्ट्रा पाने के लिए, इसलिए वो गुडविल कहते हैं उसको। सर ये तो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ही हिल गया, बदल गया, हमने तो ऐसा कभी सोचा ही ना था। हाँ यही तो बात है सारी, यही तो बात है रे बच्चा सारी। तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस खराब है और मुझे पता अच्छे से, मुझे पता अच्छे से। सर रिटायरमेंट के वक्त भी गुडविल देते थे, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, जेड रिटायर होके जाता है तो एक्स और वाई उसे गुडविल का पैसा देते, एक्स्ट्रा पैसा देते। हाँ एक्स और वाई जेड को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, क्यों? जेड ने जो मेहनत करी फर्म के अंदर, जेड जो ने जो क्लाइंट बनाए फर्म के अंदर, अब जेड उन्हें छोड़ करके जा रहा है, उनका पूरा हिस्सा एक्स और वाई को मिलेगा। जेड फर्म छोड़ के जा रहा है, जेड का जो प्रॉफिट है वो भी एक्स और वाई को ही मिलेगा, इसलिए एक्स और वाई खुशी में उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। उसकी जो कैपिटल लगी हुई थी वो तो रीपे कर ही रहे हैं, उसको एक्स्ट्रा पैसे और दे रहे हैं। क्यों? जेड का प्रॉफिट भी अब एक्स और वाई को मिला करेगा। अब तक 3 में बंटता था, अब केवल 2 में बटेगा एक्स और वाई में, उनके हाथ ज्यादा लगेगा। इस खुशी में वो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, जेड को कैपिटल रीपे करने के साथ साथ और एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा ही गुडविल कहलाता है। ओ माय गॉड, यही तो। ऑलवेज रिमेंबर, गुडविल मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू आर पेइंग इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। Extra amount you're paying today in order to get extra benefits in future is called goodwill. यहां पे H जो है वो 80,000 के शेयर्स के बदले डबल पेमेंट 1,60,000 पेमेंट कर रही है, 80,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है H। क्यों? बदले में उसे पता है इस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है। ओके सर, इस 80,000 को गुडविल कहा जाता है। इसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में शो करते हैं। और ये आती कैसे? इसकी पूरी प्रेजेंटेशन डिटेल मैंने पूरी शो कर दी है। सब्सिडरी की कैपिटल होती है 1 लाख, जिसमें से 8,000 यानी 80,000 की होल्डिंग के पास है, 20,000 की माइनॉरिटी के पास है, और दूसरी तरफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट शो करती है 1,60,000। अब इस 80,000 से ये इन्वेस्टमेंट कट जाती है, क्योंकि कोई अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, और इस 80 में से 1,60 का 80 ही कट पाएगा, बचा 80 गुडविल के नाम से शो होगा। माइनॉरिटी की तो शो रखोगे, वो तो थर्ड पर्सन है, उसके दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, उसके दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। यानी प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से आपका क्रक्स बनाऊँ तो क्या क्रक्स है? क्या क्रक्स है प्यारे प्यारे बच्चों? क्या क्रक्स है प्यारे प्यारे बच्चों? बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना। सब्सिडरी की जो कैपिटल होती है उसमें से जो होल्डिंग वाला हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, केवल माइनॉरिटी वाला हिस्सा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग वाला हिस्सा है
वो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट से कट जाता है और नेट जो बच जाती है गुडविल वो ही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो होती है, वही कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो होती है। अगर आप चाहो तो ट्रिक बुक में ये लाइन काम आएगी, कहीं अपने रजिस्टर में आगे पीछे पेज के टॉप मार्जिन पर ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए। मैं भी लिख देता हूँ, ये लो, मैं भी लिख देता हूँ, ये लो। ये हमें कंसोलिडेशन करते वक्त मदद मिलेगी। जब हम होल्डिंग और सब्सिडरी की कैपिटल को जोड़ रहे होंगे तो होल्डिंग की कैपिटल में सब्सिडरी की कौन सी कैपिटल लेंगे, जो माइनॉरिटी के पास है। भाई होल्डिंग की अपनी कैपिटल भी तो होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ। लेट सपोज होल्डिंग की अपनी कैपिटल है यहाँ पे 2 लाख, तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डिंग वाली उठाएंगे 2 लाख प्लस सब्सिडरी की 1 लाख में जो होल्डिंग का 80,000 है वो हटा देंगे, माइनॉरिटी वाला ही 20,000 लिखेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। और दूसरी तरफ वो होल्डिंग वाला जो हिस्सा है सब्सिडरी की कैपिटल में वो उसकी इन्वेस्टमेंट से कट जाएगा और नेट अमाउंट गुडविल के तौर पे शो होगा, नेट अमाउंट गुडविल के तौर पे शो होगा। ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो मैं लिखवाता हूँ आप लोगों को, लिखिए मेरे साथ साथ। आप कहीं पेज के टॉप मार्जिन पे कहीं लिख लेना, मैं बोल देता हूँ, लिखिए। या ट्रिक बुक में अगर कहीं जगह है तो वहाँ पे लिख लीजिए की नोट्स करके, ऐसे लिखवा दूंगा मैं बीच बीच में आपको, की नोट्स करके लिख दीजिए। नंबर 1, कंसोलिडेशन करते वक्त, कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी की कैपिटल, सब्सिडरी की कैपिटल में जो कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है, होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, फुल स्टॉप। केवल माइनॉरिटी वाला हिस्सा जाएगा, 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 केवल माइनॉरिटी वाला हिस्सा जाएगा। आई रिपीट वंस मोर, कंसोलिडेशन करते वक्त सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग वाला हिस्सा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, केवल माइनॉरिटी वाला जाएगा। आगे लिखिए, आगे लिखिए। सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है, सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है, आप सब्सिडरी को एस और होल्डिंग को एच भी लिख सकते हो। सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट से सेट ऑफ हो जाता है, वो इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट से सेट ऑफ हो जाता है। सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट से सेट ऑफ हो जाता है एंड नेट जो बचता है, एंड नेट जो बचता है, एंड नेट जो बचता है उसे नॉन करंट एसेट्स में गुडविल, उसे नॉन करंट एसेट्स में गुडविल, उसे नॉन करंट एसेट्स में गुडविल या रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, उसे नॉन करंट एसेट्स में गुडविल या रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखते हैं। वो अभी पॉइंट आएगा, अभी नोट पूरा ही लिखवा रहा हूं, कभी बाद में नोट में चेंज ना करना पड़े। कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट अभी आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट अभी आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व वाला पॉइंट अभी आ जाएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सब्सिडरी कैपिटल में होल्डिंग वाला जो हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट से सेट ऑफ हो जाता है और नेट जो अमाउंट है वो नॉन करंट एसेट्स में गुडविल या रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है।
ठीक है सर, ठीक है सर। एक लाइन और लिख लो। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को सेट ऑफ इसलिए करते हैं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को आपस में सेट ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि कोई एंटिटी अपने खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल को आपस में इसलिए सेट ऑफ करते हैं क्योंकि कोई भी एंटिटी अपने खुद के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं अपनी एक पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में रख लूं, क्या होना है? कुछ नहीं, बात वही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर। चलिए आगे, अब इसके और थोड़ी से एडवांस एग्जांपल्स की ओर हम चलते हैं। अभी आपको ये मैंने बस फ्रेमवर्क समझाया, बस इसे कॉन्सेप्ट के तौर पे, लॉजिक के तौर पे समझना कि ये हुआ क्या है। सब होल्डिंग ने 1,60,000 की पेमेंट करी है और सब्सिडरी में उसे मिले हैं केवल 80,000 के शेयर्स। उसने 80,000 एक्स्ट्रा पे किया है। वो एक्स्ट्रा वाला 80,000 गुडविल के नाम से दिखा दो, और जो बेसिक वाला 80,000 है 8,000 इंटू 10 वो कैपिटल से काट लो। यानी इसे बेशक आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखी हुई थी, इसके दो टुकड़े कर लो कि भी इसमें 10 रुपये तो फेस वैल्यू वाला है 80,000, और 10 रुपये वो है जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है 80,000। तो ये जो फेस वैल्यू वाला है ये इससे कट जाएगा दूसरी तरफ कैपिटल से, क्योंकि कोई अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, और जो एक्स्ट्रा पे किया है वो ये आ रहा गुडविल के नाम से, ओहो ठीक है सर, ठीक है। तुम्हें पेपर में ऐसा कुछ कटिंग करके काट कूट के कुछ नहीं दिखाना, तुम्हें गुडविल कैपिटल का अमाउंट निकालना है। अभी एक फॉर्मूला दे दूंगा, ट्रिक भी दे दूंगा, वो सब काम चल जाएगा, पर कॉन्सेप्ट में कह रहा हूँ डिटेल में ले जा रहा हूँ मैं पूरा। तुम्हें इसका लॉजिक और कारण पता है कि है क्या, क्यों, कैसे। ठीक है सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चा बैठी, वही सब्सिडरी 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले 1,00,000, 8,000 होल्डिंग के पास है। होल्डिंग ने इस बार जो 8,000 शेयर्स खरीदे वो 7.5 के दाम पर खरीदे हैं। 8,000 इंटू 7.5 यानी पेमेंट करिए केवल और केवल कितनी, 60,000 रुपए की पेमेंट करिए, केवल और केवल कितनी, 60,000 रुपए की, 60,000 रुपीज की। ओके सर। तो प्यारे बच्चों जरा इस बार बनवाना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इन दोनों की इकट्ठी बनाते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा, ये दोनों डाटा एक जगह आ जाएगा। यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000, 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, जिसमें 8,000 शेयर्स होल्डिंग के हैं और 2,000 शेयर्स माइनॉरिटी के हैं। ठीक है सर, और होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएगी, 8,000 इंटू 7.5 60,000। अब मैंने बताया माइनॉरिटी वाला तो एज इट इज शो रहेगा, हाँ उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनॉरिटी वाला तो एज इट इज शो रहेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 60,000, ये वाली ये इससे कट जाएगी, सब्सिडरी के कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा है उससे कट जाएगी। हाँ क्यों प्यारे बच्चों, क्यों कट जाएगी, कोई अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इसलिए। तो ये वाली इन्वेस्टमेंट ये होल्डिंग वाले हिस्से से कट जाएगी। सब्सिडरी के 1,00,000 के कैपिटल में जो होल्डिंग का हिस्सा 80,000, इससे इन्वेस्टमेंट कट जाएगी। पर यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, तो यहाँ पे 20 बचेगा इस बारी यहाँ पे 20,000 बच गया। इस बारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बैलेंस बच गया कितना, 20,000। इसे कैपिटल रिजर्व के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। देखो इस साइड बच रहा है ना ये बैलेंस, इस बारी कैपिटल साइड बच रहा है ना, हाँ तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इसी साइड आएगा, रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में कैपिटल रिजर्व के नाम से। ये यहां आएगा रिजर्व सरप्लस की हेडिंग में कैपिटल रिजर्व के नाम से। ठीक है सर, गेटिंग योर पॉइंट भाई। अब इसे वैसे समझ लो, कॉन्सेप्चुअली समझ लो। इस बार होल्डिंग ने पेमेंट कितनी करी है, 60,000 8,000 शेयर 7.5 के रेट पर खरीदे हैं, 60,000 की पेमेंट करी है, और बदले में उसे मिल क्या रहा है, 80,000 रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं। सब्सिडरी के 8,000 शेयर्स मिल रहे हैं 10 रुपए वाले। पिछली बार यही 80,000 रुपए के शेयर्स 1,60,000 में मिले थे, 80,000 एक्स्ट्रा पे किया था, उसे गुडविल कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, क्योंकि उसके भविष्य अच्छा दिख रहा था उसमें।
इस बार भविष्य अंधकार में, इसलिए उसका रेट डाउन पड़े, हम खरीद रहे हैं, फिर भी सस्ते मिल रहे हैं इसलिए खरीद रहे हैं। 8,000 इंटू 7.5, इस बार 60,000 रुपए में हमें 80,000 की चीज मिली है, 20,000 का फायदा हुआ है, पेमेंट कम हुई है, जो चीज मिली है उसकी वैल्यू ज्यादा है। फायदा कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। नाम देते हैं इसको कैपिटल रिजर्व। इसे ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात हमारी समझ में आ गई सर, आपकी बात हमारी समझ में आती है। इसलिए मैंने वहां लिखवाया था, इसलिए मैंने वहां लिखवाया था क्या, अभी जो नोट आपको लिखवाया था उसमें मैंने लिखवाया था कि सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख में होल्डिंग का जो हिस्सा है 80,000, उसे इन्वेस्टमेंट से 60,000 से सेट ऑफ कर देते हैं, और नेट जो भी अमाउंट बचता है वो या तो 80,000 गुडविल पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से, या 20,000 कैपिटल रिजर्व इस एग्जाम्पल के हिसाब से शो किया जाता है। या तो नॉन करंट एसेट में गुडविल अगर पेमेंट ज्यादा करी है तो, और जो शेयर्स मिले उनकी वैल्यू कम है तो, या फिर रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व अगर पेमेंट कम करी है और जो शेयर्स मिले उनकी वैल्यू ज्यादा है तो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप है बच्चा पार्टी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसके थोड़े से अभी नोट्स पढ़ लेते हैं जरा, एक बारी नोट्स पढ़ लेते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और जो शेयर्स हमें मिल रहे हैं उनकी वैल्यू कम है, यानी जैसे हमारा पहला एग्जांपल, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 1,60,000 और बदले में जो शेयर्स हमें मिल रहे थे उनकी वैल्यू थी 80,000, तो 1,60 माइनस 80 जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे क्या बोलेंगे? गुडविल। गुडविल। और अगर दूसरा केस है, शेयर्स की वैल्यू है 80,000, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, शेयर्स की जो वैल्यू है, जो हमें मिल रहा है शेयर्स खरीदने के बदले में, जो हमें मिल रहा है, तो 8,000 शेयर्स खरीदने के बदले में हमें क्या मिल रहा है? 80,000, क्योंकि उन शेयर्स की वैल्यू है 80,000। ठीक है सर, इसको और इंप्रूव भी करेंगे हम अगले लेक्चर में, इंट्रिंसिक वैल्यू को। माइनस कॉस्ट, इस बार पे किया केवल 60, तो ये जो कम पेमेंट करी है ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगी, ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगी, ये कैपिटल रिजर्व कहलाएगी बच्चा। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप पे आपने परसेंटेज निकाल ली कि भैया होल्डिंग के पास सब्सिडरी के एक्चुअल में कितने प्रतिशत शेयर हैं, शेयर हेल्ड बाय होल्डिंग सब्सिडरी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर इश्यूड बाय सब्सिडरी इनटू 100, बाकी बच्चे को माइनॉरिटी का नाम दीजिए। दूसरे स्टेप में आपने डिविडेंड का ट्रीटमेंट देख लिया, जो करना था वो कर दिया, अगर गलती तो सुधार दी। तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप पे कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप पे कर रहे हो वो उसको कंपेयर करना है बदले में जो आपके हाथ लग रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। पे कर रहे हो 160, बदले में मिल रहे हैं 80 के शेयर्स, तो 80,000 एक्स्ट्रा पे किया, गुडविल। पे कर रहे हो 60 और बदले में जो शेयर्स मिल रहे हैं उनकी वैल्यू 80 है, तो 20,000 कम पे किया, वो कैपिटल रिजर्व है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गुडविल जाएगी नॉन करंट एसेट में, कैपिटल रिजर्व जाएगा रिजर्व सरप्लस में, और सब्सिडरी की जो कैपिटल है उसमें होल्डिंग वाला हिस्सा वो उसी इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट से कट जाता है, और जो डिफरेंस है वही ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व बच के आता है। ठीक है सर, ठीक है सर। हमें एग्जैक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करना क्या होगा, तुम प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हें मैंने लॉजिक दे दिया है कि ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता कहाँ से है। एक तो ये बात कि भैया ज्यादा पे कर रहे हैं तो गुडविल है, कम पे कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, गुडविल है तो नॉन करंट एसेट में, कैपिटल रिजर्व है तो रिजर्व सरप्लस में। ठीक है सर। दूसरी बात, तुम्हें इस बात का मैंने लॉजिक बता दिया कि सब्सिडरी की कैपिटल में जो होल्डिंग वाला हिस्सा है वो इन्वेस्टमेंट से क्यों कट जाता है, क्योंकि कोई अपने आप में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, और उन दोनों का ही सेट ऑफ जो है वो वही ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता है। माइनॉरिटी वाला सेपरेटली शो करेंगे। ठीक है, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20,000 दिखाया जाएगा उसमें, और जो भी गुडविल 80,000 या कैपिटल रिजर्व 20,000 होगा, इन दोनों में से जो भी होगा वो दिखाया जाएगा, या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व, एक ही होगा वो दिखाया जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाना है और गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ठीक है सर जी, ठीक है सर। अब इसके कुछ एक एडवांस लेवल के एग्जांपल्स हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व के लिए, इन्हें हम अभी करें क्या? चलो इन्हें अगली क्लास में इंप्रूव करेंगे, अगली क्लास में फिर इनको इंप्रूव करके थोड़े से 1-2 स्टेप्स और करवा देंगे आपको। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगली या फिर एक और, मतलब आज दूसरा लेक्चर है, या तो अगले में ही हो जाए, कोशिश तो यही रहेगी, या एक और आ जाएगा छोटा सा लेक्चर, कॉन्सेप्ट चर्चा खत्म हो जाएगी और ट्रिक बुक के हम और कदम बढ़ा देंगे। अभी के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद।